चले, अब मेरे पास यहाँ पर बेटा सबसे पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे पास यहाँ पर, इसको थोड़ा जूम इन कर लेंगे और फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन, डिफाइन टर्शरी सेक्टर एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इंडस्ट्री ऑपरेटिंग इन अ टर्शरी सेक्टर। तो बहुत सिंपल है। टर्शरी सेक्टर का मैंने बता दिया भाई, ये हमारे पास एक सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है, जिसकी मेरे पास एग्जाम्पल है बैंकिंग। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर इसने मांगी है, देना जरूरी है। ठीक है, आ जाए अगला क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस जनरल नॉलेज पे बेस्ड होते हैं, तो उनके लिए अगर आपने कोर्स नहीं भी पढ़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई फार्म वर्कर्स में बी लो पेड। तो सबसे पहले देखिए, फार्मर्स जो होता है ना किसी भी इकोनॉमी में, दे आर, प्रॉब्लम हमारे पास आता है सबसे पहला एजुकेशन का। ठीक है, अब उनके पास एजुकेशन इतनी होती नहीं, क्वालिफिकेशन इतनी होती नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें लो पे किया जाता है। भाई क्वालिफिकेशन नहीं है, रिक्वायर्ड स्किल्स, तो मैं एजुकेशन स्लैश इसको स्किल्स कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इस वजह से उन्हें कम पे किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यहाँ पर जो है, अगर मैं बात करूं, देर इज लो डिमांड ऑफ फार्म वर्कर्स की डिमांड लो इसलिए होती है बिकॉज दे कैन इजिली बी रिप्लेस बाय कैपिटल। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल को ये वाला हिंट भी दूंगा, इन्हें मैं रिप्लेस करता हूँ बाय यूजिंग मशीन, रिप्लेस्ड बाय कैपिटल। तो इस वजह से इनकी डिमांड जो है वो कम होती है। इसके अलावा क्या रीजन हो सकते हैं? देखो फार्मर्स जो होते हैं ना, जो काम करते हैं वो लोग बेसिकली वो लेबर इंटेंसिव का काम होता है, ठीक है ना। तो हर बंदा फार्मिंग का काम कर सकता है। फार्मिंग के काम में बेसिक कोई सीखने की चीज इतनी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। भाई हल चलाना है, बैल के ऊपर बैठ गए, हल चला रही है, ठीक है। फिर हार्वेस्ट करना है, 2-3 दफा देखा सीख गया। लेकिन ये अगर इसी को कंपेयर करूँ ना मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर से, तो बहुत ज्यादा फर्क है ना। तो एक चीज लेबर इंटेंसिव है, उसकी वैल्यू भी कम होती है और उन्हें इजीली रिप्लेस भी किया जा सकता है। दूसरी चीज, ये फार्मर्स हाई इन सप्लाई होते हैं, तो जो लोग सप्लाई में ज्यादा होंगे उनके पैसे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने एग्जामिनर को इस तरीके से बता दिया। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पास ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मेरे बिल्कुल क्वेश्चन है, ये मुझे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन अ टैक्स एंड अ सब्सिडी। ठीक है, एक तरफ है पेमेंट टू गवर्नमेंट, दैट इज अ टैक्स, और एक है पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो दोनों चीजों का ये बेसिक सा आपने फर्क एग्जामिनर को बता दिया। इसके अलावा क्या हो सकता है? टैक्स जो है वो कॉस्ट को इंक्रीज करता है, जबकि सब्सिडी जो है वो कॉस्ट को डिक्रीज करती है। टैक्स से प्राइसेस बढ़ जाती है, जबकि सब्सिडी से प्राइसेस जो है वो गिर जाती हैं। बस इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था ये, सही है। आ जाए अगला क्वेश्चन। अब मेरे पास इलास्टिसिटी का सवाल आ गया, बड़ा मजेदार सवाल है। अब इस सवाल को करने से पहले मैं अपना केस पढ़ूंगा। केस मुझे क्या बोल रहा है? द फूड आइटम्स पीपल बाय कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय टैक्सेस, सब्सिडीज एंड हेल्थ रिपोर्ट्स, ठीक है। A report published in 2017 outlined the health benefits of eating tomatoes, including improved vision and reduced heart risk। भाई सीधी सी बात है, इसकी डिमांड अब बढ़ेगी ना टोमेटोज की, क्योंकि इसका फायदा दिखा दिखा दिया गवर्नमेंट ने। इजिप्ट इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टोमेटोज
and it also produces a large amount of cement. Cement is a product with price inelastic demand, यानी नेसेसिटी प्रोडक्ट है, लेस अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स होंगे इसके, और आपके पास यहाँ पर जहां इनइलास्टिक की बात आ जाए तो उसका मतलब प्राइस ज्यादा परसेंटेज से बढ़ भी जाए, क्वांटिटी बहुत कम परसेंटेज से गिरेगी. Egyptian cement producers have introduced more capital intensive technique of production. ये मेरे पास केस है. अब यहाँ पर ये कह रहा है मुझे सवाल में, एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में बी प्राइस इन इलास्टिक. तो आपको मैंने एक वीडियो देखने का कहा था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी या नहीं देखी. वो है फैक्टर्स ऑफ पीईडी. जिन लोगों ने देखी उन्हें ये आंसर आएगा, जिन्होंने नहीं देखी उन्हें आंसर नहीं आएगा. सर मैं वीडियो देख लिया फैक्टर्स वाली। एग्जैक्टली सर exactly. मैंने भी देख ली। तो बेटा फैक्टर्स, पहला फैक्टर नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स था. आप एग्जामिनर को बताएंगे भाई सबसे पहले नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. भाई जिसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, कंज्यूमर इजीली स्विच कर सकता है, हाई रिस्पॉन्सिवनेस है कंज्यूमर की. लेकिन जब एक गुड की डिमांड इनइलास्टिक होगी तो उसके सब्स्टिट्यूट्स भी कम अवेलेबल होंगे और कंज्यूमर इजीली स्विच भी नहीं कर सकेगा. तो सबसे पहले फैक्टर समझाने से पहले आप इनइलास्टिक को डिफाइन कर देंगे. पहला फैक्टर बताया नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. दूसरा फैक्टर आपने बता दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी. ठीक है, आप ये बता दें फैक्टर. तो आप एग्जामिनर को बताएंगे भाई जो गुड हमारी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन लेता है वो महंगा होता है, लग्जरी गुड होता है, इलास्टिक होता है, जबकि जो गुड कम प्रोपोर्शन लेता है वो इनइलास्टिक होता है. ठीक है, ये हमारे पास बहुत इजी सा सवाल था. अगला क्वेश्चन जरा समझ लेते हैं. एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम. आ गई डायग्राम बेटा. द इफेक्ट सर ऑफ अ रिपोर्ट. एक जी बेटा बोले. सॉरी अभी बात कर रहा हूँ सर, ये कमोडिटी का मतलब क्या होता है, ये एक्सप्लेन कर दें जरा। गुड, गुड और सर्विस को कमोडिटी बोलते हैं. ओके सर। अच्छा, analyze using a demand and supply diagram the effect a report stating that eating tomatoes is good for health will have on the market for tomatoes. तो सीधी सी बात है, जब लोगों को पता चलेगा कि एक चीज का फायदा बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैं यहाँ पर 3C की हेडिंग डाल देता हूँ. 3C आंसर, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ऑब्वियस है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. ये आपके पास बेसिक डिमांड डी एंड बेसिक सप्लाई एस, इक्विलिब्रियम डिसाइड हो जाएगा और आपके पास प्राइस डिसाइड हो जाएगी पी एंड क्यू टी. ठीक है, अब आप एग्जामिनर को बताएंगे हेल्थ कंसर्न्स की वजह से लोगों ने डिमांड जो है वो इंक्रीज कर दी टोमेटोज की, क्योंकि रिपोर्ट आई थी कि इससे आपका आई विजन अच्छा होता है और हार्ट हार्ट अटैक का रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई. यहाँ आपने लेबल कर दिया प्राइस और यहाँ लेबल कर दिया क्वांटिटी ट्रेडेड. ये मार्केट फॉर टोमेटोज की बात हो रही है. आपकी डायग्राम बनी, 3 मार्क आपको डायग्राम के मिल जाएंगे और फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी क्योंकि रिपोर्ट बता रही है कि इससे आपका विजन इंक्रीज होता है, इससे आपका हार्ट अटैक का चांस जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो डिमांड ऑफ टमेटोज को जो है वो इंक्रीज कर देंगे. और डायग्राम में हम देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो डी से D1 इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी प्राइसेस भी जो है वो P से P1 इंक्रीज, क्वांटिटी भी QTY से QTY1 इंक्रीज हो रही है. ठीक है, ये हमारे पास
सवाल कंप्लीट हो गया। आप लोग बेटा ये क्वेश्चन का यहाँ पर सबसे पहले तो ये स्क्रीनशॉट्स ले लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ये स्टार्ट ले लें स्क्रीनशॉट बेटा। ओके सर, ले लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अब हमारे पास अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जरा पढ़े, क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सबसे पहला पार्ट ए आपके पास आ जाता है, ठीक है। सर सेविंग्स है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि सेविंग्स का क्या मतलब होता है। तो भाई ये सेविंग्स का सिंपल सा मतलब ये होता है, इनकम आप जो कमा रहे हैं ना उसमें से आप सारी अपनी स्पेंडिंग माइनस कर दें तो आपकी सेविंग्स आ जाएंगी, ठीक है। या आप पैसा जब बैंक में रखवाएं इन ऑर्डर फॉर अ फ्यूचर यूज, उसे सेविंग बोलते हैं। ठीक हो गया। आप कुछ पूछ रहे थे बेटा, किसने कुछ कहा था? सर सेविंग्स यही होती हैं जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो मनी। एग्जैक्टली। देन उसके बाद हमारे पास ये सेविंग्स वाला तो क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, इजी सा क्वेश्चन था। और इसके बाद आपके पास आ जाता है डिफाइन वेजेस। वेजेस वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप नोट करें, वेजेस आपके पास बेटा एक पेमेंट होती है, ठीक है, मेड टू अ वर्कर, सिंपल। कोई इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है मेरे। अब मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले। इनकम में से मैं स्पेंडिंग माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी सेविंग, ठीक है। और वेजेस की अगर बात करूं वो है पेमेंट मेड टू वर्कर्स, ठीक है। देन वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जरा एग्जामिनर को समझाने की भी जरूरत है मुझे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। तो बेटा जब भी आंसर शुरू करेंगे ना यहाँ पर, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन देंगे ऑफ बिकमिंग अ टीचर, यानी मेरी बात कर रहा है कि उसामा ने क्या खोया और क्या पाया, ठीक है। तो टीचर फॉर वन वर्कर मे बी ग्रेटर देन दी अनदर वर्कर। यानी अगर मोइज है एक तरफ, तो मोइज का टीचर बनने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा और उसामा के टीचर बनने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले आप जो है यहाँ पर डिफाइन कर देंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आप एग्जामिनर को बताएंगे कि भाई हमारे पास it might be possible that one worker may have earned more in another job as compared to the another worker। यानी अगर उसामा की बात करें तो उसामा हो सकता है टीचिंग में ज्यादा कमा रहा हो और जो उसने फॉरगो किया वो बहुत कम फॉरगो किया है। मगर अगर मुइज की बात करें तो हो सकता है मुइज बेचारा पढ़ा ना सकता हो और मुइज टीचिंग में कम कमा रहा हो मगर फॉरगो उसने ज्यादा कर दिया हो। देन हो सकता है दूसरी जॉब में फ्रिंज बेनिफिट्स हो, यानी नॉन वेज बेनिफिट्स, जबकि टीचिंग में कोई नॉन वेज बेनिफिट्स नहीं होते। हो सकता है कि यार मैं जब टीचिंग के लिए जा रहा हूँ तो यार मेरे घर से बहुत दूर है मगर मुझे इसके करीब भी कोई जॉब मिल सकती थी ना। मगर मुइज के लिए
बिल्कुल बराबर में स्कूल था मुइज के, एक ही स्कूल में हम जा रहे थे, मुइज के बराबर में स्कूल था, तो उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बिल्कुल कम है, मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इससे बेसिकली हम कहेंगे the opportunity cost for workers may be different for some and different for another। ठीक है, आसान सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर ये क्वेश्चन फिर से समझाएंगे, मैं अपने पैसे का मसला हुआ था। आपकी आवाज नहीं आ रही मानू, क्या कह रही हैं आप? सर मैं कह रही हूँ ये क्वेश्चन फिर से समझाते हैं, वाईफाई का मसला हुआ था। कोई इशू नहीं है, आपको भी समझाया था मैं। एक सेकेंड, ये स्क्रीन रोटेशन बंद कर देता हूँ। चले आ जाए हमारे पास यहाँ पर। ये क्वेश्चन कह रहा है मुझे कि एक्सप्लेन व्हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बिकमिंग अ टीचर फॉर वन वर्कर मे बी ग्रेटर देन फॉर अनदर। यानी ग्रेटर का मतलब ये होता है कि आई एम फॉरगोइंग मोर एंड गेनिंग लेस। ठीक है, रिमेंबर दिस, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो अब उसामा है, उसामा को टीचर बनना था और कुछ नहीं करना था उसामा को, जबकि मोइस को टीचर नहीं बनना था, वो जबरदस्ती टीचर बना। तो मुइज फॉरगो ज्यादा कर रहा है, जबकि उसामा फॉरगो कम कर रहा है, क्योंकि उसामा ने अपने पैशन को जो है वो देखा, जबकि मुइज ने अपनी मजबूरियों को देखा। पहला रीजन। दूसरा रीजन, उसामा के लिए टीचिंग जो है वो बहुत करीब थी। मतलब जिस स्कूल में उसामा और मुइज दोनों पढ़ा रहे थे, वो मुइज के लिए बहुत दूर है, उसामा के लिए बहुत करीब है। तो उसामा का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम है ना, क्योंकि उसने जो फॉरगो किया जॉब दूसरी, वो तो उसके लिए बहुत दूर थी। जबकि जो मुइज फॉरगो करके आ रहा है वो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा है, और बराबर में उसके फर्म्स थी, उसने वहां जॉब करना प्रेफर नहीं की, वो टीचिंग के लिए जा रहा है, ये सोच के कि शायद पैसे ज्यादा मिल जाए। तो इसका ये हमारे पास होगा that the opportunity cost is greater for one worker and less for another। समझ आ गया बेटा? जी सर सर। एग्जाम में से एग्जांपल देके समझाना है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दी। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। आप एग्जाम में इस तरीके से ले कह सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, वन वर्कर हैज अ फर्दर टाइम टू ट्रैवल टू वर्क, रिजल्टिंग इन हाई ट्रैवलिंग कॉस्ट, loss of leisure time, loss of family time, whereas as compared to another worker who is having a lower traveling cost and is not foregoing leisure time। क्योंकि देखो ना, एक घंटा अगर आने जाने में, एक घंटा जाने का एक घंटा आने का, तो आपका टाइम लूज हो रहा है ना। इस तरह लिखेंगे। फिर आप बताएंगे भाई वन वर्कर may have earned more in another job as compared to another worker, ये भी हो सकता है। ओके सर, समझ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से होगा। तो बेटा आज के लिए जो है हम क्लास को एंड कर रहे हैं। टेक केयर, गुड बाय।